फीचर्स। फीचर्स आप चेक कर सकते हो आपके बुक में, आपके नोट्स में टोटल फेडरलिज्म का 7 फीचर होगा। फेडरलिज्म के 7 फीचर्स होंगे, उसी सातों फीचर को डिस्कस करेंगे तो फेडरलिज्म का पूरा डेफिनेशन जो होता है ना वो सेटिस्फाइड होता है। जैसे फेडरलिज्म का सबसे फर्स्ट फीचर क्या होगा? फेडरलिज्म का सबसे फर्स्ट फीचर है टू और, कोई सपोर्ट करेगा हमको, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फीचर नंबर 2, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। तीसरा है ज्यूरिसडिक्शन होगा। हाँ ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन, हाँ, ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड। हाँ ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। नंबर 4 होगा, हाँ, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ constitution या कैन नॉट बी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कैन नॉट बी चेंज्ड वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 5 होगा कोर्ट्स का। कोर्ट्स हैव पावर फॉर इंटरप्रिटेशन, पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। नंबर 6 होगा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर स्पेसिफाइड। नंबर 7 होगा डुअल ऑब्जेक्टिव। डुअल ऑब्जेक्टिव जो है ना वो होगा, उसमें डुअल ऑब्जेक्टिव में 2 तरह का आता है, एक कंट्री के सेफ गार्ड की बात आती है एंड दूसरा कंट्री का यूनिटी का बात आता है। तो ये 7 फीचर है। जैसे फीचर को आप पहले ये समझ लो कि ये फीचर होता क्या है। मतलब पहले ये आप समझना है कि अगर कोई कंट्री फेडरलिज्म को मानता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से शेडिंग को देखो कि अगर कोई कंट्री फेडरलिज्म को अडॉप्ट कर रखा है, डेमोक्रेसी है और वहां पे फेडरलिज्म का तरीका अडॉप्ट करके पावर को शेयर कर रहा है, तो वहां पे ये सारे चीजें हो सकती है। अगर ये सारी चीजें वहां पे मैच भी कर जा रहे हैं तो उसको हम फेडरल कंट्री भी बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री भी बोल सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है। पहला फीचर कहता है कि जो भी गवर्नमेंट होगा फेडरल गवर्नमेंट में या फेडरलिज्म में, उस गवर्नमेंट का 2 होगा या 2 से अधिक लेवल होगा। जो भी हम पढ़ रहे थे कि फेडरलिज्म में गवर्नमेंट का 2 होता है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड 2 से अधिक कभी कभी होता है, तीसरा लोकल लेवल भी होता है। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, पहला फीचर जो है ये तो ईजी है, इस पे डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। दूसरा में आ जाओ, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का जो अलग अलग लेवल है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, गवर्न द सेम सिटीजन, मतलब लेवल भले अलग अलग हो जाए सरकार का, लेकिन जब वो शासन करने की बात आएगी तो सारा लेवल एक ही सिटीजन पे शासन करेगा। और इसका एग्जाम्पल है कि सपोज आप बिहार में हो तो आपके ऊपर बिहार की जो सरकार है नीतीश कुमार की, वो शासन कर रही है। लेकिन आप सेंट्रल लेवल पे देखो तो आप ही के ऊपर नरेंद्र मोदी भी शासन कर रहा है। तो लेवल अलग हो रहा है लेकिन शासन करने वाला जो सिटीजन है वो एक ही है, और एक ही सिटीजन पे हर एक लेवल अपने अपने तरीके से शासन करता है। तो गवर्नमेंट का शासन जो है ना वो एक ही सिटीजन पे करते हैं, लेवल अलग अलग होते हुए भी। नंबर 3, jurisdictions ऑफ each लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड। तो पहला यहाँ यही समझना है व्हाट मीन्स jurisdiction। jurisdiction का मतलब होता है, अगर इस पॉइंट को हम देखें, व्हाट मीन्स jurisdiction, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट और एरिया ऑन विच someone have लीगल ऑथोरिटी। मतलब ऐसा सब्जेक्ट, मतलब कोई ऐसा काम या कोई ऐसा क्षेत्र जिसके ऊपर किसी का कानूनी रूप से अधिकार हो कि वो उस एरिया का मालिक है, उसमें दूसरा कोई व्यक्ति इंटरफेयर नहीं करेगा, तो उस एरिया को, उस सब्जेक्ट को बोला जाएगा ज्यूरिसडिक्शन। जैसे सपोज करो कि आपका जिस घर में आप रह रहे हो उस घर का एक व्यक्ति ऑनर है उसका कानूनी रूप से, तो वो उस व्यक्ति का एरिया है, ज्यूरिसडिक्शन है, और उसमें दूसरा घर वाला इंटरफेयर नहीं कर सकता उस घर के अंदर जो कुछ भी हो रही है, तो उस व्यक्ति का वो ज्यूरिसडिक्शन है। सेम चीज अप्लाई होता है सरकार पे। अगर सरकार का गवर्नमेंट का लेवल है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बाउंड्री है कि वो इतने ही बाउंड्री पे शासन करेगी।
उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का भी बाउंड्री है, जैसे बिहार बोलो, बंगाल बोलो, यूपी, सबका अलग अलग बाउंड्री है और वो उस बाउंड्री के अंदर ही शासन करती है। वैसे लोकल का भी है। तो हर लेवल का जो सरकार है उसका जो पर्टिकुलर बाउंड्री है, एरिया है, उसी को कहते हैं यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन। तो जो ज्यूरिसडिक्शन का बंटवारा है वो कैसे है, तो उस बंटवारे का क्लियरेंस पहले ही कर दिया गया जब कंट्री बन रहा था, इंडिपेंडेंस के बाद संविधान बन रही थी, उसी समय क्लियर किया गया कि कौन सा सरकार का लेवल कितना ज्यूरिसडिक्शन को एंजॉय करेगा, मतलब उसका एरिया क्या होगा। सब्जेक्ट तो आगे हम देखेंगे, कितने एरिया पे वो शासन करेगा ये पहले से ही डिसाइडेड है संविधान में और उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट शासन भी करता है। अब आते हैं नंबर 4 पे, फंडामेंटल प्रोविजन। फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे, मतलब संविधान के जितने भी प्रोविजन हैं उस प्रोविजन को अगर चेंज करने की बारी आई तो अकेला एक लेवल कर ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब संविधान बदलने की बारी आई, नरेंद्र मोदी बोला बदल दो तो नहीं बदलेगा। उसके लिए हर एक स्टेट का व्यक्ति का कैंडिडेट का सपोर्ट चाहिए उसको संविधान को बदलने के लिए। अकेला एक लेवल संविधान को चेंज नहीं कर सकता है और ये सब फेडरलिज्म वाले फीचर का पॉइंट है। नंबर 5, फेडरलिज्म जहां पे होगी वहां पे सबसे पावरफुल कोर्ट्स होगा, इंडिपेंडेंट होगा और इसके पास इंटरप्रिटेशन का पावर होगा। इंटरप्रिटेशन का मतलब कहते हैं चेंज करना, मतलब सरकार का जो पावर है कोर्ट्स उसको भी कंट्रोल कर सकता है, संविधान का जो प्रॉब्लम्स है कोर्ट्स उसको भी डील कर सकता है। ये पावर सिर्फ कोर्ट के पास होगा। संविधान को अगर प्रॉब्लम हो गया तो फाइनल डिसीजन इसका, सरकार के पावर अगर ज्यादा हो गए तो उसको लिमिट करने का भी पावर कोर्ट्स का है। और इंडिया में कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बहुत तरह के कोर्ट्स हैं। अब आ जाओ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू का मतलब हो गया इनकम, मतलब ये इनकम का सोर्स क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का सोर्स क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट का सोर्स क्या होगा, कहां से वो इनकम जनरेट करेंगे, ये भी पहले से डिसाइडेड होता है। संविधान में बांट दिया गया कि ये गवर्नमेंट का लेवल है तो यहाँ से पैसा कमाएगा, ये गवर्नमेंट का लेवल है तो वो वहां से टैक्स कलेक्ट करेगा, तो उनका पैसे कमाने का सोर्स भी पहले से क्लियर होता है। एंड 7 है डुअल ऑब्जेक्टिव। जो भी कंट्री फेडरलिज्म को फॉलो करेगा वहां उस कंट्री में 2 मेजर उद्देश्य होंगे। पहला होगा टू सेफ गार्ड द कंट्री, मतलब पूरे कंट्री को सुरक्षित रखना, एंड दूसरा होगा प्रोमोट यूनिटी अमॉन्ग पीपल, लोगों में यूनिटी को बनाए रखना। ये फेडरलिज्म का लास्ट फीचर और इसको हम कहते हैं डुअल ऑब्जेक्टिव। अब सवाल ये है कि ये एक बहुत आइडियल सिस्टम है, ये पूरा का पूरा फेडरलिज्म का जो फीचर है ये एक आइडियल सिस्टम के रूप में दिख रहा है, सारा एकदम एडजस्टमेंट किया हुआ है पावर का, सेंट्रल स्टेट और इनकम सब कुछ एडजस्टमेंट है। और ये आइडियल सिस्टम तभी काम करेगा जब जब सरकार के अलग अलग हिस्से के बीच में 2 चीजें होंगी। 2 चीजें क्या होगा, पहला म्यूचुअल ट्रस्ट एंड दूसरा एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। मतलब ये आइडियल सिस्टम 2 चीज से रन करेगा। पहला म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट का मतलब आंख मूंद करके एक स्टेट गवर्नमेंट एक लेवल दूसरे लेवल पे भरोसा करेगा, एंड दूसरा एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, ये दूसरा पॉइंट है। ये तो कोई भी फेडरलिज्म आइडियल है या नहीं, उसे आइडियल बनाने का, उसे आइडियल सिस्टम बनाने का ये 2 पॉइंट है। एक तो एक दूसरे लेवल पे भरोसा करना एंड दूसरा एग्रीमेंट करना कि जब भी रहेंगे साथ रहेंगे, टूटेंगे नहीं, ना यूनिटी को टूटने देंगे। और इसी बेस पे यही 7 फीचर है जो क्लियर करता है कि फेडरलिज्म क्या है, पूरे तरीके से यही क्लियर करता है। अगर क्वेश्चन लॉन्ग में बने डिफाइन फेडरलिज्म और सिर्फ 5 नंबर लिखा रहा है, इतना ही क्वेश्चन भी लिख के, तो ये सारा फीचर भी उसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा नंबर वहां पे मिल जाएगा। तो ये आपका रहा फेडरलिज्म का फीचर। बट इसी हेडिंग में, मतलब दूसरा हेडिंग में रूट्स भी है। रूट्स कहने का मतलब है कि फेडरलिज्म बनता कैसे है, उस रूट्स को भी इसी में देखा गया है। फेडरलिज्म बनने के रूट्स क्या, रास्ते क्या, कैसे बनता है किसी कंट्री में, किसी कंट्री में पावर कैसे शेयर होता है। तो 2 रूट्स हैं जिसको हम ओरली बताने जा रहे हैं, आप फोकस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 2 रूट्स हैं। पहले रूट का नाम है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरे रूट का नाम है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। देयर आर 2 रूट्स, पहला कमिंग टुगेदर, दूसरा होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या होता है, कमिंग टुगेदर में जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो
सॉरी, एक बड़ा सा कंट्री, एक बिगर स्टेट है और वो अपने आप को ढेर सारे इंडिपेंडेंट स्टेट में डिवाइड कर दे, इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। रिपीट कर रहे हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब होता है कि एक बड़ा सा कंट्री है, उसने अपने आप को ढेर सारे इंडिपेंडेंट स्टेट में डिवाइड कर रखा है, तो ये कमिंग टुगेदर। दूसरा होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, ढेर सारा इंडिपेंडेंट स्टेट है छोटा छोटा, और वो आपस में कंबाइन होकर के एक बड़ा स्टेट बना ले रहा है। दोनों एकदम रिवर्स डेफिनेशन है। कमिंग टुगेदर में बड़ा स्टेट छोटे छोटे में डिवाइडेड हो रहा है, होल्डिंग टुगेदर में छोटे छोटे स्टेट मिलकर बड़ा स्टेट बना ले रहे हैं। तो ये दो तरीका है जिससे फेडरलिज्म का निर्माण होता है। अब कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में पावर कैसे काम करता है वो सुनो। कमिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का पावर क्या होगा कि दोनों बराबर होगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होगा। जबकि होल्डिंग टुगेदर में पावर सेंट्रल और स्टेट का बराबर होगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से ज्यादा पावरफुल होगा। हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ओरली बोले थे, इसलिए इसको वापस से रिपीट कर रहे हैं। कमिंग टुगेदर में एक कंट्री अपने आप को छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड कर लिया, होल्डिंग टुगेदर में छोटा छोटा स्टेट मिलकर के एक बड़ा कंट्री बना लिया। कमिंग टुगेदर में स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल हो जाता है सेंट्रल से, होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट से। ये पॉइंट भी आपका टॉपिक नंबर 2 से था, फीचर्स या बेस, जिसको हम कहते हैं रूट्स ऑफ फेडरलिज्म या बेस बाय विच फेडरलिज्म इज फॉर्म्ड। तो ये आपका दूसरा हेडिंग भी डन हो गया। डाउट है तो पूछिए। हम ये कह रहे थे क्या कि अपना कंट्री इंडिया फेडरल कंट्री है या नहीं, इस बात को क्लियर किया जाएगा इस हेडिंग से। हेडिंग का नाम है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो चलो देखते हैं। ऐसे तो इसका जवाब दोनों है, अपना कंट्री इंडिया फेडरल कंट्री है भी, इंडिया फेडरल कंट्री नहीं भी है। ऐसे अपना इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को एक नाम दिया गया, इंडिया इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इसे फेडरल कंट्री नहीं बोला गया, ये बोला गया कि इंडिया जो है ना, इंडिया जैसा कोई सब कंट्री है ही नहीं। मतलब इंडिया एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा टेरिटरी है जहां पे बहुत सारे स्टेट्स यूनाइट आपस में होते हैं, तब जाके एक क्षेत्र बनता है जिसको हम इंडिया बोलते हैं। ऐसे डिफाइन कर रहा है संविधान में। फेडरल शब्द का, फेडरलिज्म शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। फिर यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि ये फेडरल कंट्री है, कैसे है भाई, जब यू तो फिर अगर है तो संविधान ने इसको फेडरल कंट्री क्यों नहीं बोला, और नहीं है तो क्यों नहीं है, दोनों पे बात चलेगी। तो अभी जो हम फीचर पढ़ रहे थे, उस फीचर को वन बाय वन रिलेट करेंगे। अगर फीचर रिलेट कर रहा है, ध्यान दीजिए स्टेटमेंट पे, अगर फीचर रिलेट कर रहा है तो इंडिया फेडरल कंट्री है, अगर फीचर नहीं रिलेट कर रहा है तो इंडिया फेडरल कंट्री नहीं है। तो चलो फीचर्स नंबर 1 पे आते हैं। पहला फीचर कहता था कि गवर्नमेंट जो होता है फेडरलिज्म का, या तो 2 होता है या 2 से अधिक लेवल होता है। अब अपने कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया में 2 लेवल है और 2 से अधिक भी लेवल है। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और लोकल भी है। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला फीचर यहाँ फेडरलिज्म का है, ये सूट कर गया, एडजस्ट कर गया, तो इंडिया फेडरल कंट्री है। पहला फीचर तो यही जस्टिफाई कर रहा है कि इंडिया फेडरल कंट्री है। फीचर्स नंबर 2 आते हैं। दूसरा फीचर्स जो था, ये जो गवर्नमेंट का जो डिफरेंट लेवल होता है, ये क्या करते हैं, गवर्न करते हैं सेम सिटीजन पे। अब ये वाला कॉन्टेक्स्ट भी हमारे कंट्री पे एप्लीकेबल होता है। कैसे? एग्जाम्पल हम उसी समय दिए थे कि नीतीश कुमार हमारे ऊपर शासन कर रहा है तो नरेंद्र मोदी भी हमारे ऊपर ही शासन कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट भी शूट कर रहा है। तो इस फीचर के अकॉर्डिंग भी इंडिया फेडरल कंट्री है। पॉइंट नंबर 3, तीसरा स्टेटमेंट है कि ज्यूरिसडिक्शन की बात किए थे हम फीचर का, कि ज्यूरिसडिक्शन जो होता है वो स्पेसिफाइड होता है, अलग अलग होता है हर लेवल का, और अपने कंट्री में भी यही हो रहा है। अपने कंट्री में हर राज्य का ज्यूरिसडिक्शन अलग है, हर डिस्ट्रिक्ट का ज्यूरिसडिक्शन अलग है, पूरे कंट्री का एक ज्यूरिसडिक्शन है। तो ये ज्यूरिसडिक्शन भी सेपरेटेड है। तो ये तीसरा फीचर भी मैच कर रहा है, जो प्रूव करता है इंडिया फेडरल कंट्री है। चौथा देखते हैं फंडामेंटल प्रोविजन का। ये जो फंडामेंटल प्रोविजन वाला बात आया कि फंडामेंटल प्रोविजन जो है वो एक लेवल अकेला चेंज नहीं कर सकता है। अब इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं क्या होता है। इंडिया में जब लॉ चेंज करने की बारी आती है तो लॉ हमेशा तभी चेंज होगा जब पार्लियामेंट के 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के 2/3 मेंबर जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी लॉ को, तब तक वो लॉ में चेंजेस नहीं किया जा सकता है।
तो पार्लियामेंट में 2/3 का मेंबर का मतलब कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो 543 मेंबर है, इसका सपोर्ट चाहिए, इसका 2/3 सपोर्ट चाहिए। और ये जो 543 मेंबर है पार्लियामेंट में, ये इंडिया के हर एक राज्य से चुने जाते हैं। इसका मतलब हर राज्य का व्यक्ति लॉ बनाने में अपना कॉन्सेंट दे रहा है, अपना सहमति दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट का, सॉरी, संविधान का जो प्रोविजन चेंज हो रहा है वो अकेला एक लेवल नहीं कर रहा, बल्कि पूरे कंट्री के जो राज्य से एमपी बने हैं उन सबकी सहमति से की जा रही है। तो ये वाला भी जो पॉइंट है, फीचर है, वो इंडिया के से मैच कर रहा है। तो ये भी कह सकते हैं कि इंडिया फेडरल कंट्री है। अब चलते हैं फीचर्स नंबर 5 पे। 5 फीचर्स कह रहा था कि जो कोर्ट्स है ना, इसके पास पावर है इंटरप्रिटेशन का। इंटरप्रिटेशन मतलब अगर दो राज्य लड़ा, दो गवर्नमेंट लड़ गया, डिस्प्यूट हो गया, तो उसको कोर्ट्स डील करेगा, उसके पावर को कंट्रोल करेगा। तो ये बात तो है ही इंडिया में। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोकल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये वही तो करता है। तो ये वाला भी पॉइंट तो सीधा सीधा रिलेट कर रहा है। उसके बाद अगला है नंबर 6, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थोड़ा सा लेंदी चलने वाला है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या है, मतलब इनकम का सोर्स। तो यहाँ पे इनकम का सोर्स होगा सब्जेक्ट के आधार पे। सब्जेक्ट का मतलब है वर्क, जो भी काम करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, उनके काम के आधार पे पैसा आएगा। तो काम कैसे करेंगे भाई, तो अपने अपने एरिया के हिसाब से, इनका जो भी ज्यूरिस्डिक्शन होगा उस हिसाब से। तो जो भी इनका काम है उस काम को डिवाइड किया गया लिस्ट में, मतलब उनके काम का एक ग्रुप बनाया गया जिसको यहाँ पे कहा गया लिस्ट। और इंडिया में 3 प्रकार के लिस्ट हैं। पहले लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट, दूसरे लिस्ट का नाम है स्टेट लिस्ट, तीसरे लिस्ट का नाम है कंकरेंट लिस्ट। और इसके अलावा एक चौथा लिस्ट भी है, सब्जेक्ट है, जिसको कहते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। अब ये चारों क्या है, इससे कैसे पता चलेगा कि सबका इनकम डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये काम ही बटा हुआ इस लिस्ट के आधार पर। जैसे यूनियन लिस्ट का ठेका ले रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट का ठेका ले रखा है स्टेट गवर्नमेंट, और कंकरेंट का दोनों, स्टेट भी एंड सेंट्रल भी दोनों। और रेजिड्यूरी सब्जेक्ट का ठेका ऑलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही है। अब काम क्या है यूनियन में, तो पूरे कंट्री का डिफेंस आ जाएगा, पूरे कंट्री का बैंकिंग आ गया, पूरे कंट्री का फॉरेन अफेयर्स आ गया, या कम्युनिकेशन आ गया, सब यूनियन लिस्ट में आता है। और उससे रिलेटेड लॉ बनाना या उससे इनकम जनरेट करने का काम सेंट्रल का। एक राज्य के अंदर आओ, राज्य का पुलिस हो गया, उसका एग्रीकल्चर हो गया, उसका ट्रेड हो गया, तो वो राज्य मैनेज करेगा, तो उसका स्टेट गवर्नमेंट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा है। फिर कॉमन, कंकरेंट का मतलब कॉमन, कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो कॉमन है, जैसे सब्जेक्ट में एजुकेशन आ जाएगा, मैरिज आ जाएगा, अडॉप्शन आ जाएगा, ये सब कॉमन है। तो उसमें क्या होता है, दोनों का सहमति चाहिए और दोनों उसको मिलकर सॉल्व करेंगे पूरे कंट्री के लिए। और अगर प्रॉब्लम हो जाए दोनों के डिसीजन में, तो फाइनल डिसीजन माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और रेजिड्यूरी सब्जेक्ट वैसा सब्जेक्ट को हम कहेंगे जो संविधान बनते वक्त नहीं था, या जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आता है, बाद में आया, भविष्य में आया, तो उस पर भी कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। जैसे इसका एग्जांपल आईटी है, आज के आने वाले आपका एआई है, ये सब आने वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो आने वाले सब्जेक्ट पे कंट्रोल सेंट्रल का होता है। तो चूंकि सब्जेक्ट बटा हुआ है तो इनकम भी सबका बट के आता होगा। तो यहाँ पे ये जो कह रहा है कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू अलग अलग है, ये भी तो रिलेट कर गया। तो रिलेट कर गया मतलब इंडिया फेडरल कंट्री है। एंड लास्ट वाला जो फीचर था, फीचर नंबर 7 में जो बात किया गया था अभी थोड़ी देर पहले, ऑब्जेक्टिव्स का, ये ऑब्जेक्टिव्स भी तो वही है। अपने कंट्री में कौन नहीं चाहता है कि कंट्री यूनाइट रहे, लोगों में यूनिटी बढ़े और कंट्री सुरक्षित रहे, ये सब व्यक्ति भी चाहता है। तो ये सातों फीचर मैच कर गया, यानी इंडिया फेडरल कंट्री है। उसके बावजूद भी संविधान कहता है इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट, इट इज नॉट कॉल्ड द फेडरल कंट्री बिकॉज ऑफ दैट बिहाइंड इट देयर आर 2 और 3 रीजन। अब क्या है वो 2-3 रीजन, तो यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए हम ओरली बता रहे हैं। पहला रीजन है, इंडिया में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो यूनियन, जिनको यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है, जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है और वो कंट्री का कोई लेवल नहीं है। पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। इतना क्षेत्र बड़ा नहीं है कि उसको राज्य बनाए, छोटा नहीं कि उसको स्वतंत्र छोड़ दे, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट अपना कंट्रोल रखता है और वो गवर्नमेंट के किसी लेवल में कंसिडर भी नहीं किया जाता है। तो यूनियन टेरिटरी जैसा टेक्स्ट या यूनियन टेरिटरी जैसे पॉइंट फेडरलिज्म के किसी फीचर में नहीं है, इसीलिए इंडिया को फेडरल कंट्री नहीं बोला गया। पॉइंट नंबर 2,
इंडिया के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको स्पेशल पावर दिया जाता है, स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। जिसमें बेस्ट एग्जाम्पल आता था जम्मू कश्मीर, जिसका सारा रूल्स रेगुलेशन अलग था। वहाँ पे आर्टिकल लागू था, आर्टिकल 370। उसी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आर्टिकल 371A लगा हुआ है, असम में, मेघालय में। तो उन लोगों को स्पेशल स्टेटस दे रखा है गवर्नमेंट, ताकि वो अपना कल्चर को प्रिजर्व कर सके। तो यहाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है सातों फीचर में कि किसी पार्ट को स्पेशल क्या करो, पावर दो। तो ये 2 पॉइंट्स है जो प्रूव करता है कि इंडिया फेडरल कंट्री के लिस्ट से बाहर भी हो सकता है तो सारा गुण, बट फेडरल कंट्री नहीं बोलेंगे। तो फेडरल कंट्री है या नहीं, ये दोनों बातें क्लियर हो गया। वैसे बुक में एक क्वेश्चन है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, सपोज करो कि इंडिया में परमाणु में पोखरण माले में परमाणु टेस्ट हुआ था, एटम बम का टेस्ट हुआ था, तो राजस्थान की सरकार उसको मना नहीं किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन उसमें ये बना है कि राजस्थान की सरकार अगर चाहती तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रोक सकती है या नहीं। अगर मान लो बिहार में सेंट्रल गवर्नमेंट आके कहे कि हम अपना आर्मी को ट्रेनिंग देंगे बिहार में, हम यहीं पर ट्रेन करेंगे, तो क्या बिहार वाला गवर्नमेंट उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को मना कर सकता है इस चीज के लिए? तो बता सकते हो? नहीं मना कर सकता है, नहीं मना कर सकता। क्यों नहीं मना कर सकता? क्योंकि कंट्री के डिफेंस का काम जो है वो यूनियन का है, और वो डिफेंस वाला काम पूरे इंडिया के किसी भी हिस्से में कर सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ, अगर पुलिस वाला मैटर हो तो पुलिस वाले मैटर में सेंट्रल नहीं क्लियर मतलब इंटरफेयर करेगा, क्योंकि वो राज्य का मैटर है। तो हम देख रहे हैं काम बटा हुआ है। ये हो गया आपका, कौन सा हेडिंग था ये? हेडिंग नंबर था 3। तो आज आधा चैप्टर हम डील कर चुके हैं। मंडे यानी कल रात का 8 बजे की क्लास अगर लगेगा तो सेम आगे हम इस चैप्टर को बढ़ाएंगे और कंप्लीट करेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। टॉपिक आप माइंड में रखोगे, आपको हर चीज इजीली समझ में आ जाएगा। टॉपिक आपका चल रहा है इंडिया में फेडरलिज्म सफल कैसे हुआ। उसका हमने फर्स्ट काउज देखा कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग। अब हम दूसरा देखने जा रहे हैं कि इंडिया में जो संविधान बना है, इंडिया में जो संविधान बना है उस संविधान में स्टेट कैसे बनेगा उसका भी प्रोविजन है, मतलब रूल्स है, नियम बना हुआ है, कैसे अलग अलग स्टेट्स बनेगा। तो चलो देखते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट का एग्जांपल। इंडिया में स्टेट्स कैसे फॉर्म होता है उस पर बात करेंगे। हाउ इज स्टेट्स, न्यू स्टेट्स, हाउ इज न्यू स्टेट्स फॉर्म, न्यू स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होता है इस पर बात करेंगे। इसका बनने का 3 बेसिस है। पहला बेसिस है लैंग्वेज। इंडिया में जब भी कोई राज्य बनना होगा तो वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनेगा। दूसरा बेसिस है कल्चर और एथनिसिटी। तीसरा बेसिस माना जाता है इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन या फिर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। मतलब अगर इंडिया में कभी भी राज्य बनने को लेकर के प्रॉब्लम हो जाए, जैसे इंडिया में इंडिपेंडेंट का जब टाइम था ना, तो उस समय इंडिया में मात्र 16 स्टेट्स था, बट अगर अभी देखते हैं तो 28 हो जा रहा है। मतलब नए नए राज्यों का निर्माण हुआ, पुराने राज्य हटे उसके जगह पे नए राज्य आए। तो नए राज्य किस बेसिस पे बनते हैं, उससे रिलेटेड लॉ क्या है इंडिया में, ये हम समझ रहे हैं, ये वाला उससे रिलेटेड लॉ क्या है। तो लॉ देखो 3 बना हुआ है, 3 बेसिस पे लॉ काम करेगा। पहला बेसिस लैंग्वेज का लेकर के, अगर कभी प्रॉब्लम हो जाए किसी रीजन में और लैंग्वेज अगर जस्टिफाई हो जाए तो लैंग्वेज के आधार पे हम नए राज्यों को निर्माण कर सकते हैं। इंडिया का ये प्रोविजन है। यानी इंडिया में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पे ही बने हैं। सपोज उड़ीसा, उड़िया बोला जाता है। अभी तेलंगाना बना है तेलुगु वाला प्रॉब्लम लेकर के। आंध्र प्रदेश हो गया पूरा तेलुगु, तमिलनाडु हो गया तमिल, कर्नाटका हो गया ये मलयालम लेकर के। तो ये देख रहे हैं कि लैंग्वेज के आधार पर ये सारे राज्य बन रहे हैं। तो लैंग्वेज के बेसिस पे भी इंडिया में बहुत सारे राज्य बनाए गए। ये इंडिया का पहला एग्जाम्पल हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा, अगर कभी कल्चर को लेकर प्रॉब्लम हो जाए कि उस राज्य का कल्चर डिफरेंट है बाकी राज्य से, उस राज्य का बनावट एथनिसिटी जो है, लोगों का जो समूह है वो बाकी राज्य से डिफरेंट है, तो उसे भी राज्य का दर्जा दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल फॉर नागालैंड, मणिपुर, ये सब ऐसे राज्य हैं जिनका कल्चर बाकी इंडिया से मैच नहीं करता है। सपोज वो नागालैंड वाले लोगों को देखोगे, मणिपुर वाले लोगों को देखोगे, तो उनका जो बनावट है, शारीरिक बनावट जो है ना, वो चाइना वाले लोगों से मैच करता है, तिब्बत वाले लोगों से मैच करता है, और लगता है इंडियन नहीं है। लगता है, ये मानना नहीं कि वो है नहीं, उनका कल्चर डिफरेंट है, इसलिए उनको राज्य बना दिया। एंड लास्ट, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। अगर किसी क्षेत्र का ज्योग्राफिकल कंडीशन बाकी राज्य से डिफरेंट है तो उसे बना दो राज्य। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर अलग है।
तो इंडिया में अगर कभी राज्य बनने को लेकर के प्रॉब्लम हो जाए तो संविधान में इतने स्ट्रांग पोजीशन बनाए गए कि कभी भी इंडिया टूटने की बारी आएगी ही नहीं। जैसे श्रीलंका टूटा था, कभी नहीं आएगी। तो ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल है जो राज्य को बांध के रखता है। अब आ जाओ यहाँ पे लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम में आ जाओ। लैंग्वेज का तो अलग पंगा है इंडिया में। जैसे लैंग्वेज का अगर देखा जाए तो इंडिया में लगभग बोली जाती है टोटल भाषाएं लगभग 1500। देखो इस लैंग्वेज वाली बात हम कर रहे हैं। इंडिया में लगभग 1500 लैंग्वेजेस बोले जाती है। जब मतलब संविधान बन रहा था और लैंग्वेज को प्रायोरिटी देने की बात आई कि कौन सा लैंग्वेज इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज बने, तो बड़ा कंफ्यूजन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले को। जब उन्होंने जज किया, देखा इंडिया में 1500 से अधिक भाषाएं बोली जाती। अब प्रॉब्लम था भाई कि इस भाषा को छांटे कैसे। तो इसके लिए क्या किया गया, कंबाइन किया गया, कुछ भाषाओं को कंबाइन किया गया। कंबाइन करने के बाद भी लगभग 114 मेजर भाषाएं बनी। उसके बाद भी 114 मेजर भाषा बना। जैसे सपोज भोजपुरी मगधी को अगर आपस में मिला दिया जाए तो एक मगही भाषा बन जाता है। उसी तरह से बुंदेलखंडी छत्तीसगढ़ वाला भाषा मिला दे तो एक भाषा बनता है। ऐसे कंबाइन करने के बाद भी 1500 को घटा करके 114 भाषा हुआ। इतना भाषा भी किसी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा है। फिर क्या किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस भाषाओं को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया, एक को बोल दिया शेड्यूल्ड लैंग्वेज एंड दूसरे को बोल दिया नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज। तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज में टोटल 22 भाषाओं को रखा, जिसमें मेन भाषा आ जाते हैं असमीज, बंगला, बोडो। ये पेज में आप देख सकते हो, आपके पास अगर आप बुक लेके बैठे हो तो यहाँ पे भाषा का नाम है, एक सेकंड, ये देखिए क्लियरली, असमीज, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, सब ये 22 भाषाएं हैं और इन भाषाओं को दर्जा दिया गया है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस को। तो इस तरह से जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, संविधान बनाने वालों ने रूल्स बनाया और शेड्यूल्ड लैंग्वेज को छांट लिया। लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम है कि इंडिया का ऑफिशियल पर्पस के लिए कौन सा भाषा यूज किया जाएगा। तो पहला जो सपोर्ट था लोगों का कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, लेकिन हिंदी इंडिया में मात्र 40% के लोग बोलते हैं, इसलिए हिंदी को भी प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती है। कुछ लोगों ने कहा इंग्लिश को नजरअंदाज करते हैं। फिर जब ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ साउथ इंडिया को लेके, साउथ और नॉर्थ इंडिया के बीच कनेक्शन को लेकर के, तो पाया गया कि इंडिया के 3 भाषाओं को ऑफिशियल का दर्जा दिया गया। एक हिंदी, दूसरा इंग्लिश और तीसरा रीजनल लैंग्वेज। मतलब अगर आप बंगाल में हो तो वहां 3 मेजर भाषा में ऑफिशियल वर्क होगा, हिंदी, इंग्लिश और एक बंगला। अगर आप आंध्र प्रदेश में हो तो वहां भी 3 भाषा होगा, हिंदी, इंग्लिश एंड तेलुगु। आप अगर मान लो उड़ीसा में हो तो हिंदी, इंग्लिश एंड उड़िया। लेकिन आप बिहार में हो तो यहाँ पे सिर्फ हिंदी इंग्लिश, क्योंकि हम लोग हिंदी ही बोलते हैं। तो इस तरह से 3 भाषाओं को ऑफिशियल का दर्जा दिया गया। तो हम देख रहे हैं कि जो भाषा वाला प्रॉब्लम है, संविधान ने उसको बहुत अच्छी तरीके से डील किया। तो ये 2 एग्जाम्पल है जो ये प्रूव करता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि उसने ऐसे ऐसे सिस्टमैटिक वे में रूल्स को सेट किया ताकि उसके वजह से फेडरलिज्म इंडिया में टूटे नहीं। और हुआ भी यही। 1950 में संविधान बना, 2023 तक कभी भी कंट्री रन कर रहा है उसी बेसिस पे, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुआ। पिछले 75 ईयर से चल रहा है वैसे ही। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 2 एग्जाम्पल था, इंडिया में राज्य कैसे बनेगा, इंडिया में लैंग्वेज को कैसे अडॉप्ट किया गया, ये यहाँ पे हम देख लिए। एक छोटा सा अलग से पॉइंट बना रहे हैं, बुक में नहीं है, हम अपनी ओर से बता रहे हैं। इंडिया में जब राज्य बनाने की बारी है ना कि कैसे राज्य बनेगा, तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट सेट किया गया था इंडिया में। कौन सा डिपार्टमेंट सेट किया गया था, आप ध्यान से सुनिएगा। डिपार्टमेंट का नाम है SRC। इंडिया में नए राज्यों का गठन करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया, नाम है SRC। और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। यह है क्या SRC? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। मतलब इंडिया में अगर कोई राज्य बनना चाहेगा तो उसको वेरीफाई करना, उसको जाके चेक करने का काम इसी संस्था का था। वो चेक करने के बाद अप्रूव करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट उसको राज्य का दर्जा दे देते हैं। तो इसका काम ही है स्टेट को आइडेंटिफाई करना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो देखिए यहाँ पे आप वापस ऊपर से हम आ रहे हैं फिर से। इंडिया में फेडरलिज्म सक्सेस होने का 2 काउज, इंडिया का पॉलिटिक्स और इंडिया में बनाया गया संविधान। तो संविधान का दोनों पार्ट हमने देखा। इंडिया में एग्जाम्पल देखा कैसे राज्य बनते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ। इंडिया में लैंग्वेज को कैसे सॉर्ट आउट किया गया, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ।
और इंडियन का जो पॉलिटिक्स है उसका एक पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नेचर वाला रह गया बस ये वाला पार्ट जो पेंडिंग में चल रहा था। तो अभी जो भी पार्ट हम पढ़े इसमें से डाउट है तो पूछ। इतना सन्नाटा हो जाता है तो कभी कभी हम लगता है कि हम अकेले बोले जा रहे हैं, कोई है भी नहीं क्लास में। चलो ठीक है, यहाँ दिख रहा है वैसे भी स्क्रीन पे। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। ये क्या होता है? टेकन ऑफ पावर, टेकन ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर एंड स्टेट्स गवर्नमेंट and to give the local government, give the local government मतलब यहां पे कह रहा है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे नाम दिया गया डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सेंट्रल पोजीशन को डाउन करना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उसके कंपैरिजन में लोकल को भी पावर बढ़ाना ताकि सरकार अच्छी तरीके से चल सके। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो गया? सरकार से यानी सेंट्रल से और स्टेट से पावर लेकर के लोकल को हैंड ओवर कर देना। इसी प्रोसेस को नाम है डिसेंट्रलाइजेशन। अब सवाल है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया गया, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो एकदम एक वर्ड में इसका सॉल्यूशन होगा, लोकल प्रॉब्लम्स या जो भी लोकल इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज आर सेटल्ड, लोकल इश्यूज आर सेटल्ड एट लोकल लेवल। जितने भी लोकल इश्यूज होते हैं, गटर का प्रॉब्लम, स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम, गांव के मेला का प्रॉब्लम, दो पारिवारिक झगड़ों का प्रॉब्लम, ये सब लोकल इश्यूज है और इन लोकल इश्यूज को लोकल लेवल पे ही सॉल्व किया जाए बिना स्टेट और सेंटर का इन्वॉल्व हुए। यह मेन कारण है। अब इसी में और थोड़ा एक्स्ट्रा बना देते हैं, लोकल लोगों को पता होता है पैसा कहाँ खर्च करना होता है, लोकल लोगों को पता होता है कि उनके लोकेलिटी में प्रॉब्लम क्या है। इन सब चीजों को ही ध्यान में रख करके इंडिया में क्या किया गया, एक तीसरा सरकार बनाया गया जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। अब यह लोकल गवर्नमेंट जब फर्स्ट टाइम बना था तो इसके पास पावर जीरो था। ये अपने पावर के लिए, पैसा के लिए स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होता था। फिर क्या किया गया कि 1992 में इंडिया के संविधान में अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट में क्या किया गया कि लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई, जिसका 5 पावर दिया हुआ है बुक में। आप बुक से देख सकते हो, बुक का हम पेज नंबर बता रहे हैं, पेज नंबर 24 में हम है, डिसेंट्रलाइजेशन वाले पैराग्राफ में। हम यहीं से बोल दे रहे हैं, लिखना नहीं पड़ेगा ये वाला पॉइंट। आपके पास बुक है तो यहां से मिला लीजिए। लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया गया। सबसे पहला पावर क्या किया गया कि लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शन जो है वो अब रेगुलर होगा, हर 5 साल पे इलेक्शन होगा। दूसरा, औरतों के लिए, सॉरी SC ST और OBC के लिए कुछ सीटें रिजर्व होगी। तीसरा, औरतों के लिए 1/3 सीट रिजर्व होगा। चौथा, इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जिसका काम होगा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। एंड नंबर 5, स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर, अपने पुलिस, अपना पैसा जब भी लोकल गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगा वो हैंड ओवर करेगा। ये 5 प्रोविजन को ऐड किया गया 1922 में संविधान में ताकि लोकल गवर्नमेंट भी पावर को एंजॉय कर सके। तो ये तो हो गया लोकल गवर्नमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन डेफिनेशन, उसका रीजन और उसके पावर की बात। अब है लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर का बात कि लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करता है। ये क्लास 6 का है, 10th में ये बहुत कम पूछता है, फिर भी हम स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत गाइड कर दे रहे हैं। स्ट्रक्चर जो है 2 तरीके से डिवाइड हुआ, एक हो गया डिवीजन रूरल एरिया रीजन पे और एक डिवीजन हो गया अर्बन रीजन पे। रूरल लेवल पे जो नाम पड़ा लोकल गवर्नमेंट का है, नाम इसका पंचायती राज सिस्टम। जो ग्रामीण क्षेत्र पे लोकल सरकार होती है उसको बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम, और जो शहरी लेवल पे होता है उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल कारपोरेशन, या फिर इसको बोलते हैं म्यूनिसिपलिटीज। आप नोट में मिला सकते हो। शहरी लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट है उसका नाम ये हो गया, ग्रामीण लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट है उसका नाम ये हो गया। अब ग्रामीण क्षेत्र का जो सरकार है इसका 3 लेवल है। सबसे टॉप वाला लेवल डिस्ट्रिक्ट, दूसरा लेवल है ब्लॉक और तीसरा लेवल है लोकल लेवल। अब लोकल मतलब इसको हम विलेज बोलते हैं। तो विलेज लेवल में क्या हो रहा है, विलेज लेवल का फिर 3 ऑर्गन्स है। जैसे सेंट्रल लेवल पे, विलेज लेवल पे क्या होता है, एक होता है न्याय पंचायत, बस यहाँ पे आपको नाम याद रखना, ये सब 10th का नहीं है। फिर दूसरा होता है ग्राम पंचायत,
और एक तीसरा होता है, तीसरे का नाम है ग्राम सभा। एक गांव के अंदर ये 3 ऑर्गन्स होते हैं गांव के गवर्नमेंट का, यानी पंचायत का 3 ऑर्गन्स होते हैं जो गांव को डील करता है। फिर ये गांव को डील करता है ब्लॉक, 4-5 गो गांव को, 10 गो गांव को, फिर ब्लॉक को डील करता है डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये पंचायती राज सिस्टम का है, जो बस आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं रहता है। उसी तरह से अर्बन में आते हैं तो एक शहर को क्या किया जाता है, अलग अलग एरिया में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं वार्ड। और थोड़ा डीपली चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं जिला परिषद। ब्लॉक का जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं बीडीओ, और पंचायत का जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं सरपंच। उसी तरह से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है उसको बोला जाता है मेयर, और वार्ड का जो मेंबर होता है उसको वार्ड मेंबर। यहाँ पंचायत का जो मेंबर होता है उसको हम बोलते हैं पंच। तो ये आपका लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, और यही स्ट्रक्चर जो है शहर और गांव का, ये गांव का छोटा छोटा प्रॉब्लम डील करता है, स्ट्रीट लाइट का, हेल्थ का, फेयर का, वाटर का, ड्रेनेज का, सफाई का, ये सब प्रॉब्लम को यही लोग काम कर, इस प्रॉब्लम पे यही लोकल गवर्नमेंट काम करता है। और इसको पावर मिल जा रहा है यहाँ से, कहाँ से, 1992 के अमेंडमेंट से इसको पावर मिल गया। अब यहाँ ये वाला प्रॉब्लम और ये मैच कर गया। तो ये आपका फेडरलिज्म का लास्ट टॉपिक था, डिसेंट्रलाइजेशन।